यदि आप ऑक्सीजन उत्पन्न करने या आग जलाने जैसी कोई रासायनिक प्रतिक्रिया करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग सामग्री की आवश्यकता होती है। और यदि किसी एक सामग्री की पर्याप्त मात्रा न हो तो प्रतिक्रिया रुक जाती है। लेकिन यदि सभी सामग्री सही अनुपात में मिलाई जाए तो विस्फोट या आग जैसा परिणाम मिलता है। एआई के मामले में ये सामग्री है डेटा, कंप्यूटिंग शक्ति और एआई मॉडल का आकार। स्केलिंग के नियम बताते हैं कि यदि आप डेटा और मॉडल के आकार जैसी सामग्री को पर्याप्त मात्रा में जोड़ते हैं तो परिणाम स्वरूप बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। बुद्धिमत्ता उस रासायनिक प्रतिक्रिया का उत्पाद है। अब बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता को भाषा का अनुवाद करने की क्षमता, कोड लिखने की क्षमता या किसी कहानी से संबंधित प्रश्नों का सही उत्तर देने की क्षमता के रूप में मापा जा सकता है। मूल रूप से कोई भी संज्ञानात्मक कार्य, चाहे वो टेक्स्ट में हो, चित्रों में हो या कंप्यूटर पर किया जा सकता हो। आज की बुद्धिमत्ता 5 साल पहले के कंप्यूटर से कैसे अलग है? उदाहरण के लिए 5 साल पहले आप कंप्यूटर से कोई प्रश्न पूछकर उस पर एक पृष्ठ का निबंध नहीं लिखवा सकते थे। आप उसे कोड में कोई नया फीचर लागू करने के लिए नहीं कह सकते थे। न आप चित्र बना सकते थे, न वीडियो जनरेट कर सकते थे, न ही वीडियो का विश्लेषण कर सकते थे। यदि कोई वीडियो होता जैसे कोई बंदर गेंद उछाल रहा हो तो आप ये नहीं पूछ सकते थे कि इस वीडियो में क्या हो रहा है या गेंद कितनी बार हाथ बदली। आज आप क्लॉड या किसी अन्य एआई मॉडल से ये सब पूछ सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। 5 साल पहले ये संभव नहीं था। क्या बुद्धिमत्ता की परिभाषा बदल गई है? मैं ये कहूंगा कि 5 साल पहले आप गूगल पर खोज कर सकते थे और शायद कोई वेबसाइट इस विषय में थोड़ी बहुत जानकारी दे देती थी, लेकिन आप सिर्फ वही टेक्स्ट देख रहे होते थे जो पहले से वेब पर मौजूद था। हो सकता है वो बिल्कुल उसी विषय पर ना हो जिसकी आपको तलाश है। जैसे बंदर को चीजें उछालना सिखाने के बजाय शायद कहीं सील को उछालना सिखाने के बारे में लिखा हो, यानी वो बिल्कुल वही चीज नहीं होती, क्योंकि संभव है कि ठीक वैसी जानकारी कहीं मौजूद ही ना हो। लेकिन जब लोग आज इन मॉडलों का उपयोग करते हैं तो वे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उन्हें वास्तव में एक बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर मिल सकता है। आप कोई विशेष सवाल पूछ सकते हैं और मॉडल उस पर एक पन्ने का विवरण लिख सकता है। आप कोई काल्पनिक स्थिति भी दे सकते हैं, जैसे अगर बंदर गेंद की जगह डंडे उछाले तो क्या होगा, या यदि मैं ऐसा करूं तो क्या परिणाम होगा। भले ही वो जानकारी कहीं भी उपलब्ध न हो, ऐसे में मॉडल स्वयं सोचकर अपना उत्तर तैयार कर सकता है। इसीलिए यह कुछ बिल्कुल नया है। ये केवल इंटरनेट पर मौजूद टेक्स्ट का मिलान भर नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा एक बातचीत की तरह है, इसलिए आप खुलकर जिस विषय पर चाहें बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वह मेरे सवालों से ही जुड़ा हो। जब आप बोलते हैं तो आप काफ़ी जोश और ऊर्जा के साथ बोलते हैं। क्या आपने कभी पढ़ाया है? मैं मूल रूप से अकादमिक क्षेत्र में था और मुझे लगता था कि मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ। मैंने अपनी पीएचडी पूरी की और स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल में पोस्ट डॉक तक पहुंचा। मेरा लक्ष्य प्रोफेसर बनना ही था और अगर मैं उस राह पर आगे बढ़ता तो शायद आज पढ़ा रहा होता। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मेरी रुचि आई में बढ़ने लगी। आई पर काम करने के लिए बहुत अधिक कंप्यूटेशनल संसाधनों की आवश्यकता होती है जो ज्यादातर इंडस्ट्री में उपलब्ध थे। इसी वजह से मैं अकादमिक रास्ते से हटकर उद्योग की ओर चला गया और अंततः कई चरणों से गुजरते हुए मैंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि दिल से मैं आज भी एक प्रोफेसर जैसा ही हूँ। इस समय डारियो, अगर आई दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बन चुकी है, अगर दुनिया एक नए तरीके से पुनर्गठित हो रही है और एआई ये तय कर रही है कि किसे क्या मिलेगा और किसे नहीं, मैं उद्योगों की बात कर रहा हूँ, तो आज आप शायद दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर इस समय एंथ्रोपिक इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में बैठी है, तो जो व्यक्ति कभी शिक्षक बनने की राह पर था और आज इस मुकाम पर पहुंचा है, क्या आपको लगता है कि आप आज की इस भूमिका के लिए पूरी तरह से
तैयार और उपयुक्त हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कई लोग अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण हैं। इंडस्ट्री के भीतर भी कई स्तर होते हैं। चिप बनाने वाले लोग, उससे पहले सेमीकंडक्टर निर्माण उपकरण बनाने वाले, हमारे जैसे मॉडल बनाने वाले और दूसरे मॉडल डेवलपर्स, फिर वे लोग हैं जो इन मॉडलों के ऊपर एप्लीकेशन बनाते हैं। इसके अलावा सरकारें हैं, सिविल सोसाइटी हैं। इसलिए मेरी आशा ये नहीं है कि केवल कुछ ही लोग प्रासंगिक हों, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इस चर्चा का हिस्सा बनाया जाए और इसे एक व्यापक संवाद में बदला जाए। साथ ही आपका सवाल भी उचित है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ही लोग तेजी से बढ़ती कंपनियों का नेतृत्व करने की स्थिति में आ जाते हैं, जो निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती हैं। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इतनी शक्ति का अचानक और लगभग संयोग से कुछ हाथों में केंद्रित हो जाना मुझे थोड़ा असहज करता है। हम इस बारे में कई तरीकों से सोचते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक विशेष गवर्नेंस संरचना है जिसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट ट्रस्ट कहा जाता है। ये एक निकाय है जो एंथ्रोपिक के बोर्ड के अधिकांश सदस्यों की नियुक्ति करता है और इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनका सीधा वित्तीय हित नहीं है। ये किसी एक व्यक्ति के निर्णयों पर एक प्रकार का संतुलन या नियंत्रण प्रदान करता है। इसके अलावा मेरा मानना है कि सरकार की भी इसमें भूमिका होनी चाहिए। मैं सक्रिय लेकिन समझदारीपूर्ण नियमन का समर्थक रहा हूं। ऐसा नियमन जो तकनीक की प्रगति को धीमा न करे लेकिन फिर भी संतुलन बनाए रखे। मेरा विश्वास है कि लोगों और उनकी चुनी हुई सरकारों को यह कहने का अधिकार होना चाहिए कि ये तकनीक किस दिशा में आगे बढ़े। इस तरह मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह है इस तकनीक की स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत जाकर भी शक्ति के संतुलन को बनाए रखना।